नमस्ते। बातें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तरन्नुम अली। दोस्तों, आज हम एक ऐसी फसल की बात करेंगे जो हमारे देश के साथ साथ एशिया और विश्व के दूसरे देशों का मुख्य भोजन है। विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे ज़्यादा उत्पन्न होने वाला अनाज है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे धान की मार्केटिंग यानी बाजार की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है विजय सरदाना जी। विजय सरदाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बातें खेती की में। धन्यवाद। विजय सरदाना जी, सबसे पहले मुझे धान के बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि जो इसकी मार्केटिंग है किस लेवल पे होती है हमारे देश में। देखिए, जैसा आपने कहा कि धान जो हमारे देश में एक मुख्य अनाज है और देश के हर प्रांतों में खाया जाता है। एक बात जैसे हम बाकी फसलों के बारे में जानते हैं, धान के बारे में भी यही है कि जिस प्रांत में धान उगता है, हर प्रांत में जो धान उगता है उसकी अपनी एक खासियत होती है। आज जो हम ज़्यादातर चर्चा जो करते हैं वो या तो बासमती की करते हैं या लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत सारी प्रजातियां धान की ऐसी हैं जिनमें गुणवत्ता ज़्यादा है, जिनमें अपनी उनकी खासियत है। अगर आप कंज्यूमर से पूछें तो बिहार में जो धान उगता है उसकी अपनी खासियत है, उसका अपना टेस्ट है। इसी तरह बंगाल का अलग है, पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, नॉर्थ ईस्ट का राइस अलग है, और पहाड़ों में जो चावल उगता है उसकी एक अलग खासियत होती है। तो हर क्षेत्र में जहाँ पे भी अनाज उगता है, धान उगता है, उसकी अपनी एक खासियत होती है। आज जो हम कंज्यूमर्स के लिए जो खासकर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट आ रहे हैं या जो सुपरमार्केट्स में आ रहे हैं, हम उसमें दो ही तरीके से प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं, या तो बासमती और नॉन बासमती, जो कि तरीका ठीक नहीं है। इससे किसानों को जो वो धान उगाते हैं उससे उनकी जो धान की खासियत है ये कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाती, और जिस चीज़ का फ़ायदा किसानों को मिलना चाहिए और जिस चीज़ की जानकारी कंज्यूमर्स तक होनी चाहिए वो हम जानकारी का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण जो धान की जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो अभी जो धान जो हो रहा है वो बेसिकली हम उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, क्योंकि कमोडिटी है, इसमें कोई खासियत कंज्यूमर को सिर्फ ग्रेन साइज और कलर के बेस पे वो खरीदता है। जब तक हम धान की विशेषताओं की जानकारी कंज्यूमर को नहीं देंगे कि आपको एरोमेटिक राइस चाहिए, सुगंधित राइस चाहिए, आपको छोटा राइस चाहिए, आपको विटामिन रिच राइस चाहिए या आपको मिनरल रिच राइस चाहिए, ये सारी किस्में हैं, अलग अलग टेस्ट हैं उन राइसेस के। कोई खाने में अगर आप देखें, पुराने लोगों से पूछेंगे ये चावल हल्का है, ये चावल थोड़ा भारी है, इसकी इडली अच्छी बनती है, उसका बिरयानी अच्छा बनता है। तो ये कुछ खासियतें हैं। ये जब तक हम कंज्यूमर्स को नहीं बताएंगे तो कंज्यूमर इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करेगा। जब वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करेगा तो वो उसके दाम नहीं देगा, और जो किसान ये अलग अलग किस्मों के जो चावल उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, उनको पूरी उनकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो जब आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है धान के मामले में। और किसानों को, जो हमारी धान से संबंधित संस्थाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रेडिंग संस्थाएं हैं या रिसर्च की संस्थाएं या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको अपने अपने धानों के बारे में जो खास किस्में हैं उनकी स्टडी करनी चाहिए और उनकी खासियत कंज्यूमर्स तक पहुंचानी चाहिए, ताकि कंज्यूमर को सही चीज़ मिले और किसान को उसकी मेहनत का सही दाम मिले। जैसे आप बता रहे हैं कि धान की या जो चावल है उसकी किस्में बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग जो है वो बात करते हैं कुछ ही किस्म की, जैसे बासमती की है, एक दो और राइस हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं, उन्हीं की ज़्यादा डिमांड भी करते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि जो बाकी राइस की वैरायटीज़ हैं वो कंज्यूमर्स उनकी डिमांड ही नहीं करता है, या फिर वो उनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, हमने कंज्यूमर को कभी बताया ही नहीं। जब हम बता ही नहीं रहे, और इसमें क्या होता है, व्यापारिक इंटरेस्ट भी होता है। अगर आज एक कंपनी अगर मान लीजिए ये कहती है कि मेरे पास काला जीरा धान है, जो एक वेस्ट बंगाल का और ईस्ट इंडिया का काफ़ी अच्छा राइस है, जिसमें एरोमेटिक राइस है और उसकी टेस्ट अच्छी है, ये पुराने टाइम का काफ़ी पॉपुलर राइस रहा है और प्रीमियम में बिकता है। अगर हम कंज्यूमर को ये बताएं एज ए मार्केटिंग कंपनी, अगर मैं कहूँ कि साहब मेरे पास काला जीरा है, तो कंपनी का इंटरेस्ट ये होता है कि कंज्यूमर को इग्नोरेंट रखो, किसानों को इग्नोरेंट रखो और अपने हिसाब से सप्लाई चेन को डेवलप करो जो उनके व्यापारिक हित में हो। वो कंज्यूमर के हित में है या नहीं, या फार्मर के हित में है या नहीं, ये कंपनियों को कई बार इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसका जो सबसे बड़ा खतरा है इस देश के लिए वो ये है कि हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल धान की वैरायटी हो सब आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगी। वो फिर 3, 4, 5 वैरायटी, 500 में से 5 वैरायटी रह जाएंगी और 495 वैरायटी हमारी ख़त्म हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय संपदा। वो जो हमारी राष्ट्रीय संपदा है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है देश के लिए।
तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम कमर्शियल कंपनीज को ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि उनका मोटिव अलग होता है, लेकिन जो संस्थाएं धान पे काम करती हैं, जो किसानों के साथ काम करती हैं, जो ये सब संस्थाओं का भी तो कोई रोल है, वो अपना रोल क्यों नहीं प्ले कर रहे? तो कैसे ये संस्थाएं जो है अपना रोल प्ले करेंगी, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है आज की तारीख में जितनी भी तरह की हमारी धान की वैरायटीज़ हैं, उनके सैंपल लेके हमें उनकी टेस्टिंग करवानी चाहिए कि किस में कितना प्रोटीन है, किस में कितना विटामिन है, किस में कितने मिनरल्स हैं और उनमें कोई खासियत है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है, तभी तो वो एक चावल दूसरे से अलग है। तो पहला स्टेप मेरे हिसाब से ये है कि भारत सरकार की जो कृषि रिसर्च संस्थाएं हैं उनको अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ये कहना चाहिए कि आपके आसपास के क्षेत्र में जो भी आपका ज्यूरिडिक्शन है, जितनी तरह के वहाँ राइस होते हैं उनका डिटेल एनालिसिस करें और उनकी खासियतें निकाल के उसको डॉक्यूमेंट करें। एक बार जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, फिर इंटरनेट का ज़माना है, आप भारत के किस्मों के ऊपर एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। तो एक बैलेंसिंग एक्ट मार्केटिंग कर सकता है अगर हम मार्केट फोर्सेस को ढंग से इस्तेमाल करें, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, जो किसान है उसको सही दाम नहीं मिल रहा, कंज्यूमर को हमने ये बता दिया कि ये 2-3 वैरायटी के अलावा दुनिया में और चावल नहीं होता है। तो हर आदमी अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए दूसरे को या तो अंधेरे में रख रहा है या उसको बता ही नहीं रहा है कि सच्चाई क्या है दुनिया की। और मुझे लगता है कि मार्केटिंग, जो धान मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो धान की मार्केटिंग को हमें नए सिरे से देखना पड़ेगा। जो कंपनियां व्यापारिक दृष्टि से काम करती हैं, मुझे उनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने शॉर्ट टर्म नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के लिए परेशान होंगे। चलिए, ये तो बात हो गई कि जो किसान है वो कंज्यूमर के हिसाब से भी सोचें और जो कंज्यूमर है वो भी नई वैरायटीज़ जो है ट्राई करे, उसकी डिमांड करेंगे तभी वो वैरायटी जो है उसकी खेती की जाएगी। अब बात आती है कि कोई किसान है, क्योंकि अब जो समय आ गया है उसमें कटाई हो चुकी है धान की, तो अब जो कोई किसान जब मार्केट में ले जा रहा है अपना धान, अपना चावल, तो वो किन चीज़ों का ख्याल रखे जिससे उसे अच्छा मुनाफा हो जाए, अच्छा पैसा मिल जाए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि जब किसान अपना धान हार्वेस्ट करता है, कटाई करता है, तो जब वो वहाँ से ही उसकी देखभाल शुरू करे। कई बार क्या होता है, हम लोग धान काटते हैं, उसको खेत में ज़मीन पे डाल देते हैं। मेरा निवेदन है सबसे पहले किसानों को वो सीधा ज़मीन पे ना डालें। अगर वो मशीन से कटाई कर रहे हैं तो अपनी मशीन की सफाई करें। ये नहीं हो कि उससे पहले उन मशीनों में कुछ और अनाज यूज़ किया हो या मिट्टी पड़ी हो, वो उसमें धान में मिल जाए। तो क्योंकि जब व्यापारी माल खरीदेगा वो क्वालिटी पे खरीदेगा, वो देखेगा कि आपके माल में सफाई कितनी है। अगर आप धान काट के, छोटे किसान है, ज़मीन पे रख रहे हैं, मशीन से कटाई नहीं कर रहे हैं, तो जिस ज़मीन पे रखें वहाँ कोई प्लास्टिक बिछा लें, तिरपाल बिछा लें, ताकि जब आप धान वहाँ से उठाओ तो उसके साथ मिट्टी नहीं आए। छोटी छोटी बातें हैं। मशीन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखें मशीन साफ़ है या नहीं। तो क्वालिटी, हार्वेस्टिंग क्वालिटी, ग्रेन की मेच्योरिटी और ग्रेन हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपने हार्वेस्टिंग कर ली, आपका धान तैयार है, आप मंडी में ले जा रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि आपका धान साफ़ हो। उसका जब आप पैकिंग करें तो निश्चित रूप से आप ये देखें कि बोरियां कटी फटी नहीं है। हम लोग बोरियां गांव में रख देते हैं, चूहे काट जाते हैं, पुरानी फटी बोरियां ले आते हैं। स्टोरेज ढंग से हो। अगर हो सके तो ये भी नहीं है कि आप पूरा का पूरा धान एक साथ बेच दें। अगर आपके पास छोटी स्टोरेज की जगह है, आप अपने घर में अगर आप संपन्न किसान हैं और आप अगर अपना स्टोरेज डेवलप कर सकते हैं, तो मेरा निवेदन किसानों से यही रहेगा कि आप एक साथ सारा धान ना बेचें, क्योंकि जब सारा माल एक साथ बाजार में जाता है तो रेट गिर जाते हैं। मतलब जो भी हमारे किसान दोस्त मार्केट जा रहे हैं अपना धान लेके, वो छोटी छोटी बातों का अगर ख्याल रखें तो वो नुकसान होने से बच जाएगा एक तो, और दूसरा उन्हें मुनाफा भी अच्छा हो जाएगा। सरदाना जी, आगे भी हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये बात किसान भाइयों को समझनी पड़ेगी कि कोई भी मिल आपको बाजार भाव से ज़्यादा दाम तभी दे पाएगी जब उसको लगेगा कि जिस क्वालिटी का माल आपने बनाया है उससे वो ज़्यादा मुनाफा कमा पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की। सरदाना जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया कि जो किसान है वो अपना प्रोडक्ट, जो उनका धान है, वो मार्केट लेके जा रहे हैं, तो वो किन बातों का ख्याल रखें, किन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें जिससे उन्हें मुनाफा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मार्केटिंग के हिसाब से हमारे किसान दोस्तों को कुछ और बताइए कि वो क्या करें मार्केट के हिसाब से। अगर जैसे बड़ी कंपनीज़ हैं जो चावल ख़रीदती हैं, तो वो वहाँ तक कैसे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, और जो बीच में लोग होते हैं वो उनसे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है जो बीच में लोग पड़े होते हैं वो उनसे सस्ते दाम में ख़रीद लेते हैं, लेकिन खुद जो है महंगे दाम में ख़रीदते हैं, तो किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने किया। कंपनियां भी चाहती हैं कि किसानों से डायरेक्ट बात करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, खरीदारी की बात करते हैं किसानों से, तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। या तो कंपनियां अपने आदमी लगाए, हर मंडी में आदमी बैठाए और फिर माल खरीदे, वो अपने आप में एक बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि आपकी जो धान आएगी वो 2-3-4 हफ्ते का आएगा। लेकिन 4 हफ्ते के लिए अगर आप आदमी रखते हो मंडियों में, तो कंपनियों को बहुत महंगा पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, अपना खर्चा कम करने के लिए वो व्यापारियों के थ्रू डील करते हैं कि आप हमारे लिए खरीद लो, क्योंकि वो व्यापारियों के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मंडी में बैठा है, किसानों को जानता है। आपका जो सवाल था कि किसान अगर डायरेक्ट कंपनी से डील करना चाहते हैं, तो मेरा किसान भाइयों से 2-3 सुझाव है। पहला सुझाव ये है कि जो भी आपके आसपास आपको लगता है कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, वो अच्छा काम करती है, टाइम पे पेमेंट करती है, ये आप पहले जानकारी कर लें कि कौन कौन सी कंपनियां और उनका मार्केट में रेपुटेशन कैसा है। और बेहतर ये होगा कि अगर आप गांव के लोग 3-4 लोग इकट्ठे होकर जाएं, एक से शायद बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर एक गांव में अगर 100 किसान हैं या 500 किसान हैं, वो अपना एक ग्रुप बना लें कि भाई हम पैडी ग्रोअर्स एसोसिएशन टाइप, उस गाँव की एक क्लब टाइप बना लें कि हम सब लोग पैडी उगाते हैं, ये हमारे पास वैरायटी है, इन बातों का हम ध्यान रखते हैं। वो जाके पहले उस कंपनी के अधिकारियों से मिले, उनकी अपने स्पेसिफिकेशन है, किसानों को वो समझना ज़रूरी है। जब वो समझ लें, फिर ये देखें कि क्या वो वही माल उगा रहे हैं। पहली बात, अगर वो वही चीज़ उगा रहे हैं जो उनको चाहिए, तो फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी रिकमेंडेड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस क्या है। अगर वो कहते हैं कि नहीं, आप इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ये डालिए, इसमें इस बातों का ध्यान रखिए, मॉइस्चर का ध्यान रखिए, ये बातों का और ध्यान रखिए, हम तब आपसे लेंगे। जब हम कंपनी की ज़रूरत को समझेंगे, हम अपने खेत पे उसको अपनाएंगे और कंपनी को ये भरोसा दिलाएंगे कि देखिए जो आपको चाहिए हम वही उगाएंगे। और हम सिर्फ अकेले किसान नहीं, 5 एकड़ के किसान नहीं, हम पूरे गांव वाले मिलकर आपके साथ काम करना चाहते हैं। आप अपना एक नुमाइंदा या आप अपना एक जो अधिकारी है, एक्सटेंशन वर्कर है या विलेज सपोर्ट सिस्टम जो भी आपका है, आप हमारे यहाँ पे भेज दीजिए, हर हफ्ते या हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, जैसा भी सुविधा हो, हमें गाइड करें, हम आपके लिए माल उगाएंगे। किसान भाइयों का झगड़ा तब शुरू होता है, या मिलों के और किसानों के बीच में डिस्प्यूट कब शुरू होता है, जब दाम उसको नहीं मिलते। ये बात किसान भाइयों को समझनी पड़ेगी कि कोई भी मिल आपको बाजार भाव से ज़्यादा दाम तभी दे पाएगी जब उसको लगेगा कि जिस क्वालिटी का माल आपने बनाया है उससे वो ज़्यादा मुनाफा कमा पाएगा। अगर वो ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएगा तो आपको ज़्यादा दाम कैसे देगा, क्योंकि उसको भी बाजार में रहना है। अगर मैं एक बासमती खरीद रहा हूँ और मैं 40 रुपए की है, आप कहते हो 50 दे दो जी, मैं कहाँ से दूंगा? जब बाजार का रेट 40 है, मैं 42 दे सकता हूँ, 41 दे सकता हूँ, शायद 50 नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 20% ज़्यादा बाजार एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये जिसको व्यापारिक दृष्टि से किसानों को खेती को समझना पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो किसान है वो कैसे डायरेक्ट कंपनी तक पहुंचे, लेकिन कंपनी भी इसमें पहल कर सकती है कि वो डायरेक्ट किसानों तक पहुंचे। बिल्कुल करती है। जिन कंपनियों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्वालिटी की, उनको लगता है कि मंडियों में उनको जो माल मिलता है वो अलग अलग क्वालिटी का मिलता है, किसी लॉट में हाई मॉइस्चर आ गया, किसी में कम आ गया, कहीं पे ब्रेकेज आ गया, कहीं पे साइज सही नहीं है, कहीं पे पेस्टिसाइड की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ अगर उनको दिक्कतें आ रही हैं बाजार में, तो वो भी चाहते हैं कि हम किसानों से जुड़ें और किसान हमारे हिसाब से माल बनाए, प्रोडक्शन करे और हम उसको डायरेक्ट खरीदें। कंपनियां चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक सीरियसनेस होना चाहिए दोनों तरफ से, कि एक प्रोफेशनल वे में हम जुड़ के काम करें। जैसे आज हम इंडस्ट्रियल गुड की बात करें, स्टील की अगर बात करते हैं, और मैं ट्रैक्टर बनाने वाला अगर कंपनी चलाता हूं, तो मैं टाटा स्टील को सिर्फ स्पेसिफिकेशन बोल देता हूं, ये स्टील भेज दीजिए। मैं जाके उनकी प्रोडक्शन सिस्टम नहीं देखता हूं रोज, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ जो प्रोडक्शन होगा वो एक सिस्टम से होगा और जो डिमांड मैं करूँगा हर बार मुझे वही चीज़ मिलेगी। कई बार खेती में ऐसा नहीं हो पाता है, चाहे वो बारिश के कारण, अकाल के कारण, कीड़ा लगने के कारण, कोई भी प्राकृतिक विपदा हो सकती है जिसके कारण क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है। इसीलिए किसानों को और कंपनी को हमेशा वार्तालाप करते रहना चाहिए, एक दूसरे की समस्याओं को समझ के उसका समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत पता है आज देश की है कि जो छोटे किसान भाई हैं उनको संगठित होकर मिलके काम करने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी। आप हमेशा एक बात पे बहुत जोर देते हैं कि जो किसान है वो अभी जो मंडी में जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं अपना प्रोडक्ट लेके, वो अकेले जाते हैं, तो वो एक साथ जाएं, कुछ लोग इकट्ठा होके जाएं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे किसान दोस्त हैं तो वो इकट्ठा होके क्यों नहीं जाते हैं? अभी भी जो है बहुत से लोग अकेले अकेले जाते हैं मार्केट। देखिए, ये एक ह्यूमन फैक्टर है, ये कल्चरल फैक्टर भी है। बहुत सा अगर आप देखें, कोऑपरेटिव्स गुजरात में बहुत सक्सेसफुल है, बाकी जगह कोऑपरेटिव सक्सेसफुल नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि एक सोशल कल्चरल फिनोमिना है। किसी सोसाइटी में ईगो बहुत ज़्यादा है, किसी सोसाइटी में ईगो कम है। जहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूएशन ज़्यादा है या इंडिविजुअल अपने आप की ईगोइस्टिक अप्रोच में रखता है, वहाँ कोऑपरेटिव नहीं बन पाती हैं। ये एक
सोशल डायनेमिक्स है जिसको हमें समझना पड़ेगा। जहाँ पे हमारा कल्चर है कि मिलके काम करो, मिलके साथ चलो, वहाँ पे कोऑपरेटिव सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये एक, आप सिर्फ धान और चावल की हम बात नहीं कर रहे हैं, आप एक सामाजिक दृष्टि में भी देख लीजिए कि कई शहरों में, कई समाज में लोग मिलके काम करते हैं और बहुत सारे समाजों में लोग मिलके काम नहीं करते हैं। ये एक सोशल डायनेमिक्स है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एज ए समाज अपने आप को बदलना होगा। और जब हम सबको बदलने की हम बात कर रहे हैं तो किसान भाइयों को भी एज ए कोऑपरेटिव मूव करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी सरकारी स्कीम्स हैं, संस्थाएं हैं जो उनको एजुकेट कर सकती हैं कि वो मिलके काम कैसे करें, कैसे सिस्टम बनाएं, उनके लिए किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होती है कि आप किस तरह से लोगों से बातचीत करें, कैसे अकाउंट मेंटेन करें, बाकी चीज़ें करें। तो सुविधाएं और साधन सब हैं, क्या इच्छा शक्ति है साथ में काम करने की, सबसे बड़ा सवाल ये है। सरदाना जी, अभी हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अपने किसान दोस्तों को एक ऐसी मशीन के बारे में बताएंगे जो धान के लिए एकदम नई है, उसाई के काम के लिए है और बहुत फायदेमंद है। फिलहाल अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोई भी मशीन अगर आई है तो उसको आसपास के किसान भी देख रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे। जिन किसानों ने इस्तेमाल किया वहाँ जाएं, उनसे पूछें, सीखें कि उन्होंने कैसे किया, उनको क्या समस्याएं आई, उन चीज़ों को समझें और अपने खेत में सुधार करें और मशीन का इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की। सरदाना जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था जब हम ब्रेक से लौट कर आएंगे तो किसान दोस्तों को एक मशीन के बारे में बताएंगे जो धान से जुड़ी हुई है, धान की ओसाई के लिए काम आती है। तो आप डालिए एक नज़र ओसाई मशीन पर, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। ओसाई की मशीन अपना काम बेहद बारीकी से करती है। पूरी तरीके से पक चुके धान के एक एक दाने को अलग करती है। आगे का काम कंपन करती छलनी का होता है जो धान के दाने से धूल, मिट्टी और फफला को पूरी तरीके से साफ करके आगे बढ़ाती है। मशीन अपना काम इतनी तेजी से करती है कि कुछ ही घंटों में धान का ढेर जमा हो जाता है। 1 घंटे में करीबन 8 बीघे के करीब ओसाई हो जाती है, सफाई, और समय कम लगता है। अगर यही काम बगैर मशीन के करना पड़े तो समय और मेहनत दोनों बहुत ज्यादा लगेंगे और परिणाम भी इतना अच्छा नहीं होगा। ये मशीन आसानी से बाजार में मिल जाती है और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है। 37,000 रुपया है वहाँ पे, और इसमें काम भी ज्यादा निकलता है। मध्यम दर्जे के किसान इसे अपनी सुविधा के अनुसार खरीद सकते हैं या किराए पर भी ले सकते हैं। इसमें रात में चाहे ओस पड़ती हो, किसी भी वक्त भी काम कर सकते हैं, और इसकी सफाई भी अच्छी आती है। और वो सफाई की जो धान निकलता हमारा, वो मंडी में भी 100 रुपया 150 रुपया तक महंगा बिकता है। इस मशीन की खासियत है कि इसे ट्रैक्टर से भी चलाया जा सकता है, जिससे किसान ओसाई का काम खेतों में कर सकते हैं और कटाई के बाद फसल की ढुलाई से भी बच सकते हैं। रखरखाव और इस्तेमाल में बेहद आसानी के चलते किसानों के लिए ये ओसाई मशीन बहुत फायदेमंद है। बाजार में कई ब्रांड में उपलब्ध ये मशीन किसानों के लिए हर तरीके से उपयोगी है। सरदाना जी, ये तो हमने देखा ये जो मशीन है ओसाई मशीन, ये बहुत फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, और ऐसी भी तमाम नई मशीनें आ चुकी हैं मार्केट में। फिर भी जो हमारे किसान हैं वो क्यों नहीं इस तरह की मशीन इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो हाथ से ही अभी तक काम करते हैं। जो धान की पिटाई कुटाई होती है वो सब हाथ से होती है, उसमें बहुत सारे मजदूर लगते हैं, मेहनत बहुत लगती है, टाइम बहुत लगता है। तो क्यों नहीं जो किसान दोस्त हैं वो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, किसान चाहता ज़रूर है मशीन का इस्तेमाल करना, क्योंकि आज की तारीख में लेबर मिलती नहीं है किसान को।
लेकिन जिसको हम कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मशीन की जो खरीद और उसका रखरखाव और उसका उपयोग, अगर हम तीनों चीज़ों को देखें तो पहली बात तो किसान को पैसा लगाना है मशीन खरीदने के लिए या किराए पे लेने के लिए, और दूसरी बात यह है कि अगर वो किराए पे लेता है तो शायद उस समय इतनी मशीनें नहीं है, क्योंकि जो हार्वेस्टिंग होता है वो एक ही टाइम पे होता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर किसान खरीदता है तो वो किस साल में 2 महीने से या 1 महीने इस्तेमाल करेगा या मे बी 15 दिन इस्तेमाल करेगा, बाकी टाइम पे वो क्या करेगा, तो उसके लिए वो मशीन एक लायबिलिटी हो जाती है। किसान चाहता है, लेकिन इसमें एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश सरकार ने किया। उन्होंने गाँवों के ऊपर एक गाँव में क्लस्टर्स के बीच में उन्होंने एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स बनाई हैं, जहाँ पे उन्होंने मशीनों को रख दिया है, जो किसान चाहे अपना किराए पे मशीन ले जाए, इस्तेमाल करे और वापस दे जाए। ये एक बड़ा अच्छा प्रयोग रहा है। बाकी राज्यों को मध्य प्रदेश के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए और निश्चित रूप से किसान चाहेगा। लेकिन जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो क्वालिटी चाहिए, अगर मान लीजिए ग्रेन मैच्योरिटी सही नहीं है या मॉइस्चर ज़्यादा है और हम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अनजाने में कई बार मशीन से नुकसान भी हो सकता है। तो मशीन को किस हालात में इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इनकी जानकारी भी किसानों को मिलना ज़रूरी है। अगर उनको जानकारी नहीं है, अगर मशीन का इस्तेमाल गलत ढंग से किया तो नुकसान भी हो सकता है। कोई भी अगर नई चीज़ मार्केट में आई है तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे बिना इस्तेमाल किए कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? तो उसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपके कितने काम आती है, आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। पड़ोसी से भी सीख सकते हैं, आप अपना एक्सपेरिमेंट करके अपना नुकसान करके सीखें, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कोई भी मशीन अगर आई है तो उसको आसपास के किसान भी देख रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे। जिन किसानों ने इस्तेमाल किया वहाँ जाएं, उनसे पूछें, सीखें कि उन्होंने कैसे किया, उनको क्या समस्याएं आई, उन चीज़ों को समझें और अपने खेत में सुधार करें और मशीन का इस्तेमाल करें। सरदाना जी, जैसे कि हम धान की बात कर रहे हैं, आपने हमें काफ़ी कुछ बता दिया है मार्केटिंग के बारे में, तो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सब्सिडी, लोन कितना है, पॉलिसी क्या है, सरकार ने कौन सी स्कीम्स बनाई हैं, इन सब के बारे में जानना भी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे किसान दोस्तों को इनके बारे में बताएँ। देखिए, किसानों के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो स्टेट लेवल पे काफ़ी बनती हैं। सबसे अच्छा तरीका किसान भाइयों की है कि जिस ज़िले में या जिस ब्लॉक में वो हैं, अपने ज़िला के या ब्लॉक के कृषि अधिकारी से मिलें और समझें कि नई पॉलिसीज़, क्योंकि पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं, उसमें कौन सी उनके लिए है और उसका उपयोग करें, लेकिन जानकारी लेना ज़रूरी है। दूसरा, उसमें जो पॉलिसीज़ हैं वो मैकेनाइजेशन की है, जो मशीनों की हम बात कर रहे थे, स्टोरेज के लिए है, छोटे मोटे जो औजार चाहिए होते हैं खेती के, उनके लिए है, और बहुत बार तो किसानों के ट्रेनिंग के लिए और विजिट्स के लिए भी स्कीम्स हैं कि दूसरे राज्यों में जाके देखें कि वहाँ काम कैसे हो रहा है, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन सर्विसेज। तो बहुत सारी सुविधाएं किसानों के लिए हैं। किसानों को निश्चित रूप से अपने जिला अधिकारी से मिलना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे आपने बताया कि कई सारी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, किसान उनके बारे में पता करे और उनका फ़ायदा उठाए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो स्टोरेज होता है, भंडारण होता है, क्या उससे भी जुड़ी कोई योजना है? निश्चित रूप से रूरल गोडाउन के ऊपर एक पूरी स्कीम है, और रूरल गोडाउन आज की तारीख में भारत सरकार काफ़ी इस पर जोर दे रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसान एक साथ बाजार में ना जाए, माल को अच्छी तरह से उगाएं, प्रोडक्शन अच्छा करें और उसको स्टोर करें, और जब ज़रूरत हो अपना बेचें बाजार के हिसाब से। एकदम डिस्ट्रेस सेलिंग जिसको हम बोलते हैं कि मजबूरी में बेचना, वो ना करें। और उसके लिए रूरल गोडाउन की स्कीम है, और कलेक्टिव वे में अगर उस एरिया में काम करना चाहें या कोई बड़े गोडाउन है तो किसान अगर वहाँ पे किराए पे भी अपनी जगह लेके उसमें स्टोर कर सकता है। बहुत सारे किसान लोग करते हैं, सोयाबीन में करते हैं, मस्टर्ड में करते हैं, धान वाले भी कर सकते हैं। उम्मीद है इस कार्यक्रम में आपने जो भी हमारे किसान दोस्तों को सुझाव दिए, जो भी उन्हें मार्केटिंग के बारे में बताया, स्कीम्स के बारे में बताया, मशीनों के बारे में बताया, वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, उस बात को समझेंगे। सरदाना जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर इस कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो टीवी स्क्रीन पर दिए इस पते पर आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।